डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज़ जिसको बोलते थे उसको स्टडी किया था और उसमें आपको बताया गया था कि किसी एटम का रेडियस जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस वो ग्रुप में रेगुलरली ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज़ होता है और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट क्या होता है डिक्रीज़। तो अब हम करेंगे सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है और फिर देखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और फिर लास्ट में देखना है कि इसका वेरिएशन जो है ग्रुप में या पीरियड में किस तरह से है। तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है। तो इसमें मैं किसी एटम के एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पर हम सोडियम ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है और उसमें 3 शेल्स होते हैं। जैसे उसमें फर्स्ट में रहेंगे इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में उसको बोलते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है और इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ मिनिमम रहता है क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको नोट करनी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप सिंपली कह सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मीन्स कि एटम जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, वो एटम किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी या उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम जैसे कोई मेटल का एटम ले लेते हैं गैसियस स्टेट में तो उसको एनर्जी अप्लाई करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ही आपको बोलना है, वही लिखा होता है ज़्यादातर बुक्स में आजकल। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मीन्स ये आयनाइज हो जाता है, तभी तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से ऐसे आयनाइजेशन एंथैल्पी इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आई एच से। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। एक पॉइंट आपको ये नोट करना है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ईजियर इट इज़ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी केस में आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये होता है कि कम एनर्जी खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। मीन्स कि ईजियर इट इज़ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वहाँ से ईजी होगा, मीन्स कम एनर्जी खर्च होगी। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी। और इसमें आपको एक टर्म और नोट कर लेनी है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी या सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो जो किसी एटम से अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मीन्स कि जो लास्ट होगा, फिर सेकंड निकालेंगे, फिर थर्ड निकालेंगे, तो हर बार एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसको हम IE1 से लिख लेते हैं, फिर सेकंड निकालेंगे तो IE2, थर्ड निकालेंगे तो जो एनर्जी लगेगी वो IE3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो एनर्जीज होती हैं रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इन्हीं को सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात और नोट करनी है कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से प्रोटॉन कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली। और फिर जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा निकालेंगे, क्योंकि साइज़ भी यहाँ पर थोड़ा छोटा हो जाता है, तो दूसरे के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो पहले वाले से ज़्यादा होगी। इस तरह से अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए IE3 की जो वैल्यू होगी वो उससे भी ज़्यादा होगी। कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, अदरवाइज़ इस तरह से जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वो इस ऑर्डर में इंक्रीज़ होती हैं। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी ही बोलना है। तो इसको ये आपको डेफिनेशन को अच्छे से समझना है और देखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है।
आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनेशन एंथैल्पी। तो आयनेशन एंथैल्पी जो है किसी भी एटम के अंदर वो किस किस बात पे डिपेंड करती है वो आपको स्टडी करना है। और सबसे पहला जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है मींस पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, तो इस तरह से जैसे ये शेल होते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है टुवर्ड न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनेशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना यही है कि विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो इसमें आप रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। एज ए रिजल्ट ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एटॉमिक रेडियस। तो अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो फिर आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी ये देख लेते हैं। तो ये मैं इसमें दो एग्जांपल ले लेता हूँ, एक लिथियम का और एक सोडियम का। लिथियम का कॉन्फिगरेशन तो ऐसे होता है और सोडियम का कैसे रहेगा 281। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हो गया है। तो आपको यहाँ पर सोचना ये है कि किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी रहेगा, लिथियम का या सोडियम का। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जिस केस में ज़्यादा है उस केस में इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस है वो कम होगा और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, इजी होगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है तो आयनेशन एंथैल्पी पहले से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर आपको क्या कंक्लूजन निकालना है कि आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसमें रीज़न आप क्या लिखेंगे कि विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस the distance of the last electron from nucleus decreases. As a result it becomes easy to remove that electron. Hence ionization enthalpy decreases with the increase in atomic radius. तो इस तरह से ये दो फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसका मतलब है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड का मतलब होता है कि किस टाइप का इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन तो आप कहेंगे कि सभी एक टाइप के ही होते हैं, लेकिन वो आपको देखना है कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है या पी में है। तो इसके लिए मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूँ। तो अब इसमें आप स्टडी करते हैं अगर बेरिलियम और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेरिलियम का केस में क्या है 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p1। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही हैं, लेकिन इसका बेरिलियम के केस में वो इलेक्ट्रॉन s में है और इसमें वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है वो p में है। मींस कि यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और इस केस में p इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि s इलेक्ट्रॉन्स आर नियरर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि p सबशेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या रहेगा, ईजी रहेगा और उसके केस में आयनेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट में यही लिखना है कि s इलेक्ट्रॉन्स आर nearer the nucleus as compared to p electron, therefore it is easier to remove the electron from the p subshell। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो इजी रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आयनेशन एंथैल्पी जो है बोरॉन की वो लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो p में है और इस केस में इलेक्ट्रॉन s में है और s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। मींस कि उस केस में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो इसीलिए बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है। तो इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर आपको ये केस आए कि आप इनका कंपैरिजन करिए आयनेशन एंथैल्पी का या आयनेशन एनर्जी बोल सकते हैं।
12 और 13 इनके एटॉमिक नंबर हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 इस केस में। और इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो दोनों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में ही है। और मैग्नीशियम के केस में वो s में आ रहा है और एल्युमिनियम के केस में p में आ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि किस केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी रहेगा। तो आपको पता चल गया है कि एल्युमिनियम के केस में इजी रहेगा, क्योंकि ये p में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होता है। तो इस केस में ज़्यादा आयनेशन एनर्जी खर्च होगी, तो इसका मतलब जो आयनेशन एनर्जी या आयनेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपको ये पेनिट्रेशन इफेक्ट समझना है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये क्या होता है, इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज़ हम ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह को स्टडी करते हैं, इनके एटॉमिक नंबर भी आपको पता हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से रहती है। 2,1 सोडियम के केस में क्या होगा 281, और पोटाशियम के केस में ऐसे 4 शेल हो जाएंगे 2881। तो आपको देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस केस में रिमूव करना इजी रहेगा। तो इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो ईजीएस्ट जो है वो पोटाशियम में ही होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन सबसे लार्ज डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से और इसका अट्रैक्शन भी कम होगा, तो यहाँ पर इसको रिमूव करना ईजी होगा। तो इस केस में आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो। लेकिन वो उसका रीज़न एक तो डिस्टेंस वाला तो है ही, ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक स्क्रीन का काम करते हैं, ये न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, मींस कि इसके और इसके अट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इसी को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे आप इन दोनों का कंपैरिजन करिए, इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट में 1 है, इस केस में भी सबसे पहले 2 हैं और लास्ट में 1 है। डिफरेंस क्या है कि ये बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसको हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जितना ही ये ज़्यादा स्क्रीनिंग हो जाती है उतना इनका अट्रैक्शन कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है, मींस की आयनेशन एंथैल्पी उस केस में कम होती है। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप लिखेंगे कैसे वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो वो क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। और आगे आपको नोट करना है, मोर द स्क्रीनिंग लेस विल बी द अट्रैक्शन between the last electron and nucleus and easier it is to remove the last electron, कि जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी उतना ही इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से आयनेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को आपको समझ लेना है। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आपको पता है कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती हैं उनको हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे केस में आयनेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, मीन्स की ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा होता है जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो, मतलब कि लास्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो या हाफ कंप्लीट हो, मतलब कि जैसे P में 6 पर वो कंप्लीट होता है, लेकिन वो 6 पे जब कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल होता है और उसको कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और P में अगर 6 की बजाय 3 हैं तो उसको बोलते हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, वो भी काफ़ी हद तक स्टेबल होती है और उसमें से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन करें बेरिलियम और बोरॉन की, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 और बोरॉन का क्या है 1s2 2s2 2p1, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो 2s ऑर्बिटल है ये यहाँ पर कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगी, स्टेबल होगी और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आयनेशन एंथैल्पी जो है बेरिलियम की दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ बोरॉन। तो ये जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बोरॉन की आयनेशन एनर्जी कम है
बेरिलियम से, तो उसमें आपको याद है वो जो पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला एग्जांपल जो दिया था, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो ये बहुत ईजी रहेगा कि बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसी है, स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसका आयनेशन एंथैल्पी जो है बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा होगा। इसी तरह से आपको देख लेना है कॉन्फ़िगरेशन बना के कि आयनेशन एंथैल्पी जो है मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा ही होगी। इसमें आप कोई दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर आपको ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करने को कहा जाए तो कि इनमें से बताइए किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो इसके जब आप कन्फिग्रेशन बनाएंगे 1s2 2s2, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p में देखिए 3 आएंगे। तो 2p में 3 कैसे आते हैं, 2px1 2py1 और 2pz1। तो ऑक्सीजन की जब बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। 2p4 कैसे होता है, 2px 2py 2pz, ये 1 इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, स्टेबल है। स्टेबल किस टाइप की स्टेबल है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड भी स्टेबल ही होती हैं ऑलमोस्ट, और उनमें से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आयनेशन एंथैल्पी जो है वो नाइट्रोजन की दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाला पॉइंट भी आपको लर्न कर लेना है अगर इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो, कि इनमें से बताइए किसकी आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन बनाकर ही आपको पता चलेगा। इसी तरह से अगर आपको नोबल गैसेस के बारे में क्वेश्चन आए, आपको इनके रेडियाई बताया था कि वंडर वाल रेडियाई हैं और वो थोड़ा लार्ज हैं, तो लार्ज रेडियस में तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है और आयनेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। लेकिन नोबल गैसेस की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी भी क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ NS2 Np6। तो नोबल गैसेस आपको याद ही हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो क्रिप्टॉन, ये आगे दूसरे एलिमेंट्स भी आप देख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडान। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तो NS2 ही है खाली, और बाकी सबकी जो है वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np6 है। और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए इनके केस में आयनेशन एंथैल्पी वेरी हाई होती है। तो ये नोबल गैस वाला और नाइट्रोजन ऑक्सीजन या बेरिलियम बोरोन का एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का है। ये सारा इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। आगे आपको ये भी नोट करना है कि आयनेशन एंथैल्पी के यूनिट्स क्या होते हैं। तो आयनेशन एंथैल्पी को किलो जूल पर मोल में मेज़र कर सकते हैं, या इसका यूनिट जो यूज़ करते हैं कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यूनिट्स भी आयनेशन एंथैल्पी के आपको लर्न कर लेने हैं। आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पी। तो पहले हम अलोंग द ग्रुप देखेंगे टॉप टू बॉटम, और उसके बाद पीरियड में देखेंगे कि आयनेशन एंथैल्पी का वेरिएशन किस तरह से रहता है। तो पहले ग्रुप में देख लेते हैं। तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो यहाँ पे मैं एग्जांपल वही दे लेता हूँ फर्स्ट ग्रुप का। जैसे ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, तो इसमें 2 शेल और इसमें 3 शेल और इसमें इस तरह से 4 शेल हो जाते हैं। तो ग्रुप में आपको सबको पता है कि जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करने से डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज़ होगा। डिस्टेंस इंक्रीज़ होने से अट्रैक्शन जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। देयरफॉर इट विल बी ईजियर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना ईजी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आयनेशन एंथैल्पी जो है ग्रुप में नीचे आते आते क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट the distance between the last electron and nucleus increases and their attraction decreases, and hence it become easy to remove the last electron. Therefore ionization enthalpy goes on decreasing as we move from top to bottom in a group.
आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पी अलोंग ए पीरियड। तो पीरियड में जब आप मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम यही पीरियड ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आपको इनके एटॉमिक नंबर पता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक और एलिमेंट भी है नोबल गैस का जो है, जो हम स्टडी नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद ही होगा। एटॉमिक साइज़ जब हमने डिस्कस किया था तो इसमें क्या है कि शेल जो हैं यहाँ पर सभी में 2 ही हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो वो उसी शेल में ही इंक्रीज़ होता है, उसी शेल में ही एडजस्ट होता है, और शेल इंक्रीज़ नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते हैं, मीन्स की पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। तो आपको याद होगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो है मीन्स पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इसी की वजह से तो आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट तो उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब आयनेशन एंथैल्पी जो है पीरियड में क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे। तो इसमें लिखेंगे क्या, इसमें अलोंग ए पीरियड में कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, देयरफॉर अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, देयरफॉर आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। तो इस तरह से आयनेशन एंथैल्पी का वेरिएशन आपको ग्रुप में और पीरियड में इसको अच्छे से समझ लेना है।